एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रंबलिंग हो रही होती है और क्योंकि रंबलिंग शुरू हो चुकी है इसका मतलब है कि सभी वॉल्स टूट चुकी है और वॉल्स के कई टुकड़े टूट टूट कर कई घरों के ऊपर आकर गिर जाते हैं जिससे कि काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है और कई लोगों की जानें भी चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो लोग भी मलबे के अंदर जिंदा बचे होते हैं, मिलिट्री पुलिस उन सभी को बाहर निकालकर एक सुरक्षित जगह पर ले जा रही होती है। वहीं मिलिट्री पुलिस के साथ में हिच भी होती है। साथ ही यहाँ पर कुछ आम लोग और कई इंजर्ड लोग भी होते हैं। वो सभी आपस में बहस कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं एरन के रंबलिंग करने की वजह से हमने अपने परिवार को खो दिया। वहीं कुछ लोग कहते हैं ये बस एक छोटा सा सेक्रीफाइस था जो कि हमने अपनी फ्रीडम के लिए दिया है। यहाँ पर कुछ लोग एरन के रंबलिंग करने की वजह से उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में इनका ये मामला सुलझ जाता है। तो ये सब कुछ देखकर हिच एक सैनिक से कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग आपस में ही लड़ लेंगे। इसीलिए हिच सभी मिलिट्री पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि वो सभी अपने गियर्स पहनाएं। और जब हिच एचक्यू के अंदर जाती है तो उसे कुछ निशान दिखाई देते हैं जो कि बेसमेंट से आ रहे होते हैं। तो निशानों का पीछा करते हुए हिच एक रूम के अंदर चली जाती है। एक्चुअली इस कमरे में एनी होती है और जैसे हिच इस कमरे के अंदर आती है तो एनी जल्दी से हिच पर झपट्टा मारकर पीछे से उसके मुंह को बंद कर देती है और अपनी अंगूठी को उसके गले पर लगाकर कहती है अगर तुमने थोड़ी भी आवाज की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। लेकिन हिच यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जो कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। हिच एनी को पकड़कर उठाकर पटक देती है और उसके पास आकर कहती है तुम काफी कमजोर हो गई हो एनी, मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मुझे पीछे से किसी दादी अम्मा ने पकड़ रखा है और वैसे भी तुमने तो कभी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हें ऐसे उठाकर पटक दूंगी। तो एनी कहती है अच्छा तो ये तुम हो हिच। इसके बाद हिच एनी को बांधकर फिर से बेसमेंट में ले जाने का सोचती है, इसीलिए वो एक सैनिक को आवाज भी लगाती है। लेकिन तभी हिच देखती है कि उसके हाथों में खून लगा है जो कि एनी का खून है। एनी उससे कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, मैंने पहले ही खुद को काट लिया है, मैं जब चाहूँ जब टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय मेरी बात मानने के। तो हिच कहती है अच्छा ऐसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी कमजोर हालत में टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। तो एनी कहती है हमें इस बात का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक कि मैं एक बार ट्राई करके नहीं देख लेती। तभी दरवाजे के बाहर एक सैनिक आ जाता है और गेट को खटखटाते हुए कहता है हिच क्या तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि हिच एनी को बचाकर एक अस्तबल में ले आती है और उससे कहती है अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहती हो तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली, और वैसे ही अच्छा ही है मुझे कम से कम रोज बेसमेंट में तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। तो एनी कहती है हाँ ये अच्छा ही है कि ये सब कुछ खत्म हो रहा है, अब मुझे कम से कम रोज के रोज तुम्हारे मुंह से लड़कों की शिकायतें तो नहीं सुननी पड़ेगी। ये सब सुनकर ही चौंक जाती है और कहती है क्या कहा, इसका मतलब कि तुम इतने समय से होश में ही थी। तो एनी कहती है हाँ मैं 4 सालों से होश में ही थी, वो सब एक सपने जैसा था, मुझे तुम्हारी और आर्मिन की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन जब तुम दोनों मेरे आसपास नहीं रहते थे तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं अंधेरे में हूँ। तुम दोनों से मुझे पता चलता रहता था कि बाहर क्या हो रहा है। फिर एक दिन मैं अचानक से आजाद हो गई, मैंने एरन की आवाज सुनी, क्या वो सच में दुनिया को तबाह करने वाला है। फिर हिच एनी को लेकर घोड़े पर निकल जाती है। बाहर एनी देखती है कि कोलोसल टाइटन्स रंबलिंग कर रहे हैं और उनकी रंबलिंग करने की वजह से काफी ज्यादा तबाही मच चुकी है और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। तो हिच कहती है अभी यहाँ पर बस हमारा यही काम है कि हम लोगों को मलबे से बाहर निकालें। ये उसी वक्त जैसा है जब तुमने और एरन ने यहाँ पर लड़ाई की थी, उस वक्त भी काफी लोगों की जानें गई थी। तो बताओ एनी, तुमने अपने मिशन को पूरा करने के लिए इतने लोगों को मारा था, तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो एनी कहती है हाँ मुझे याद है तुम रोज आकर मुझसे यही सवाल पूछा करते थे और इसीलिए मैंने इस बार में सोचा एक्चुअली हमें किसी को मारने पर शाबाशी मिलती थी, हमें लोगों को मारना ही सिखाया गया था, फिर चाहे वो आम लोग हों या सोल्जर्स, हमने ये सब दुनिया को बचाने के लिए किया जिससे कि हम एल्डियंस के पापों का प्रायश्चित कर सकें। यहाँ पर एनी बताती है कि एनी को किसी से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। साथ ही हमें एनी के बैक स्टोरी का भी पता चलता है कि जब वो छोटी थी तो उसके मॉम डैड ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसकी मॉम एक एल्डियन के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन फिर एक एल्डियन आदमी जो कि बाहर से आया था उसने एनी को अडॉप्ट कर लिया। एनी उस आदमी के साथ ही इंटरमेंट जोन में बड़ी हुई। वो आदमी एनी को मार्लियन सैनिक बनाना चाहता था ताकि वो अपनी जिंदगी सुधार सके।
वो आदमी एनी को मारते रहता था और उसे मार्शल आर्ट सिखाते रहता था। उसे एनी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो बस चाहता था कि एनी एक मालियन सैनिक बन जाए ताकि उसे भी कुछ इज्जत मिले। लेकिन जैसे ही एनी स्ट्रांग हुई तो उसने गुस्से में आकर उस आदमी को बहुत मारा और उसकी टांगे तोड़ दी, जिसकी वजह से वो कभी भी फिर सीधा नहीं चल पाया। लेकिन एनी के ऐसा करने से भी उस आदमी को खुशी हुई। उसने कहा, देखा, अब तुम बिना हथियार के भी किसी को भी मार सकती हो। इसके बाद से एनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जीता है और कौन मरता है, कि एनी किसे मारती है या किसे नहीं मारती। लेकिन फिर एक दिन जब एनी आइलैंड पर निकलने वाली थी उसके मिशन के लिए, तो वो आदमी अपने घुटनों पर बैठ गया एनी के सामने और उसने एनी से माफी मांगी और कहा कि उसने जो भी एनी को सिखाया है वो सब कुछ गलत था। इस वक्त एनी मार्लियन वॉरियर बन चुकी थी और वो आदमी एक होनर्ड मार्लियन बन चुका था। लेकिन अब वो चाहता था कि एनी उससे दूर ना जाए और उसके साथ ही रहे, क्योंकि वो आदमी एनी को अपनी बेटी मानने लगा था और वो चाहता था कि एनी उसके साथ ही रहे। इसीलिए एनी भी उसके पास में फिर से घर पर जाना चाहती है। तो हिच कहती है, लेकिन अब अगर तुम अपने घर पहुंच भी गई तो भी तुम्हें शायद वहां पर सिर्फ लोगों की लाशें और मलबा ही मिलेगा। तो एनी कहती है, हाँ शायद। दूसरी तरफ हमें मार्ले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इंटरमेंट जोन में सभी एल्डियन लोग इकट्ठा होकर मार्लियन सैनिक को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एरन ने रम्बलिंग शुरू कर दी है और कोलोसल टाइटन्स उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर इंटरमेंट जोन में भी जो भी सभी एल्डियंस होते हैं उन्होंने भी एरन की बात सुनी होती है, इसीलिए उन सभी को पता होता है कि रम्बलिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन मार्लियन सैनिकों को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं होती, तो उन्हें लगता है कि सभी एल्डियंस बहाने बना रहे हैं और नाटक कर रहे हैं ताकि वो सभी इंटरमेंट जोन से बाहर निकल सकें। तो एनी के डैड कहते हैं, हम कोई बहाने नहीं बना रहे हैं, ना ही हम कोई नाटक कर रहे हैं। तुम्हें अगर हम पर भरोसा नहीं है तो तुम दुनिया में किसी भी एल्डियन से पूछ सकते हो, वो यही कहेगा जो कि हम कह रहे हैं। लेकिन वहां पर खड़े सभी मार्लियन सैनिकों को किसी भी एल्डियन की बात पर कोई भी भरोसा नहीं होता, तो वो उन सभी पर बंदूक तानकर उन सभी को घुटने पर बैठने के लिए कहते हैं। साथ ही वो एनी के डैड को भी घुटनों पर बैठा देते हैं। एनी के डैड बैठे बैठे वो पल याद करते हैं जब एनी ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो फिर से घर पर लौटेगी, और उसी पल को याद करके एनी से मिलने की उम्मीद में एनी के डैड वहां पर खड़े होकर चिल्लाते हुए मार्लियन सैनिकों पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ हम केत को कुछ सैनिकों के साथ में देखते हैं। वो सैनिक केत से कहते हैं, येगरिस्ट ने फिर से किले पर कब्जा कर लिया है और वो किसी भी पल हमें यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, आपको यहाँ से भागना चाहिए। तो केत कहता है, मेरे पास कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर मैं जा सकूं। तो वो सैनिक कहते हैं, आपने हमारी जान बचाई थी, हम भी अपनी जान को दांव पर लगाकर आपको बचाएंगे। तो केत कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम सभी से मार क्यों खाई थी? तुम बस वही करो जो कि येगरिस्ट तुम्हें कहते हैं, तुम उनके खिलाफ बिल्कुल ही मत जाना, अभी तुम ज्यादा से ज्यादा बस खुद की जान बचा सकते हो। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जब तक तुम अपने आप को मत खोना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोनी के पीछे रकागो विलेज जाने के लिए आर्मिन तैयार हो रहा होता है। तो मिकासा उसे कहती है, कोनी के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, और मान लो अगर तुमने उसे पकड़ भी लिया तो भी क्या तुम उसे ये कह पाओगे कि वो अपनी मॉम को ठीक ना करे? तो आर्मिन कहता है, हाँ मैं ये कहूंगा, मुझे ये करना ही होगा वरना गाबी मुझे झूठा समझेगी, और गाबी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसी की मदद से हम राइनर और कार टाइटन के साथ में समझौता कर सकते हैं और उन्हें अपनी मदद करने के लिए तैयार कर सकते हैं जो कि कहीं पर छुपे हुए हैं, वरना हम सिर्फ इतिहास को ही दोबारा दोहराते रहेंगे। मैं सच में काफी थक चुका हूँ और अगर मैं सोया तो मैं लगातार 2 दिन तक आराम से सो सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ये नहीं कर सकता। मुझे वो सब करना होगा जो मैं कर सकता हूँ, अभी मुझे ये करना होगा, इसी पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। मैं कोनी से मिलूंगा और उसे कहूंगा कि वो अपनी मॉम को हमेशा टाइटन ही रहने दे। इसके बाद आर्मिन वहां से जाने लगता है। तो मिकासा कहती है, जब तक मैं क्या करूंगी? तो आर्मिन कहता है, तुम जाकर जिन की मदद करो और तुम्हें जो करना है वो करो। तो मिकासा कहती है, एरन का क्या होगा? ये बात सुनकर आर्मिन को बहुत गुस्सा आता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि हम उसका क्या करेंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हांजी और लिवाय शायद मर चुके हैं, फ्लोक और उसके आदमी कभी भी हम पर बंदूकें तान सकते हैं और एनी भी कभी भी लौट सकती है, और हमारी मिलिट्री चेन भी तितर बितर हो गई है। सभी तरफ तबाही मची हुई है
और शायद हिस्टोरिया की जान को भी खतरा हो सकता है। मैं अभी एरन के बारे में नहीं सोच सकता, क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा? तो ये सब सुनकर मिकासा थोड़ी उदास हो जाती है और आर्मिन से सॉरी कहती है। तो आर्मिन शांत होकर कहता है, अगर यहाँ पर मेरी जगह पर कमांडर एरविन होते तो वो तुम पर कभी भी ऐसे नहीं चिल्लाते। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। तुम्हें मेरी जगह पर कमांडर एरविन को बचाना चाहिए था। इसके बाद में आर्मिन वहां से निकल जाता है और मिकासा देखती है कि उसका स्कार्फ वहां पर नहीं है जहां पर उसने रखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साशा के डैड गाबी से कहते हैं, मैं कोनी को जानता हूँ, वो इतना बुरा इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि वो फाल्को को अपनी मॉम को खिलाने से पहले कई बार सोचेगा और मुझे लगता है कि तुम जब तक उसके पास तक पहुंच जाओगे। तो गाबी साशा के डैड को थैंक यू कहती है और गाबी के जाने से पहले काया आकर गाबी से गले लगती है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लोक सभी वॉलंटियर सैनिकों को इकट्ठा करके एक वॉलंटियर सैनिक के हाथ में गोली मार देता है ताकि वो उन सभी को समझा सके कि उनके साथ क्या होगा अगर उन्होंने फ्लोक की बात नहीं मानी। तो जिन कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ के बॉस हो? तो फ्लोक कहता है, अच्छा हुआ तुमने मुझसे ये सवाल पूछा जिन। तो सभी लोग सुनो, करीब 1 महीने पहले एरन ने मुझे अपना प्लान बताया था। तो मैंने एरन की मदद करने के लिए साथियों को जोड़ा और एरन की मदद की और आज देखो, आज हमारा प्लान सक्सेस हो चुका है। तुम सभी वॉलंटियर सैनिक अपने लीडर को खो चुके हो और उस मिलिट्री को भी जो कि तुम्हें सपोर्ट कर रही थी। साथ ही तुम अपने होमलैंड को भी खो चुके हो। रमलिंग से तुम्हारे होमलैंड भी तबाह हो जाएंगे। तो तुम्हारे सारे सपने जलकर खाक हो चुके हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम एल्डियन एम्पायर के साथ मिल सकते हो। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो वो वॉलंटियर सैनिक जिसे कि फ्लोक ने पहले हाथ में गोली मारी थी, वो कहता है, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हम ऐसा करने के बजाय मरना। इतनी ही देर में फ्लोक उसे गोली मार देता है और 2-4 गोली और मारता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और कहता है उसे नाज होगा कि वो आखिरी दम तक वॉलंटियर का कर्तव्य निभाते हुए मरा। लेकिन ऐसे कर्तव्य का क्या फायदा? किसी कुत्ते की तरह मरने से तो बढ़िया है कि हम जिंदा रहें। फिर फ्लोक बाकी सभी वॉलंटियर सैनिकों को सोचने के लिए कुछ वक्त देता है। तभी वहां पर मिकासा आती है और पूछती है, यहाँ पर क्या चल रहा है? फिर फ्लोक जिन से कहता है, मेरी एरन से बात हुई थी। एरन आइलैंड के बाहर के सभी प्रॉब्लम्स को निपट रहा है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आइलैंड के अंदर के सभी प्रॉब्लम्स को मैं निपटाऊं। फिर फ्लोक जिन को याद दिलाता है कि वो 4 साल पहले कैसे नर्क से गुजरे थे, लेकिन आज भी वो यहाँ पर हैं और जिंदा हैं। फ्लोक जिन से कहता है कि अब हम आजाद हैं, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तुम्हारा सपना था कि तुम मिलिट्री पुलिस में भर्ती होकर अंदर की दीवार में आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, तो तुम वो भी कर सकते हो। तुम एक हीरो हो, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर मिकासा फ्लोक से पूछती है कि कमांडर हांजी और लिवाई कहाँ पर हैं? तो फ्लोक कहता है, मुझे डर है कि शायद ज़ीक ने उन्हें मार दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोनी फाल्को को लेकर नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है। कोनी फ्लोक से कहता है कि साउथ में खतरा है, इसीलिए हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और नॉर्थ में एक अच्छा हॉस्पिटल भी है जहां पर हम तुम्हारी एमनेशिया बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। साथ ही कोनी अपनी मॉम को याद करते हुए सोचता है कि मैं बाकी सभी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मॉम, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। वहीं फाल्को कोनी का शुक्रगुजार होता है क्योंकि फाल्को को लगता है कि कोनी ने उसकी जान बचाई है। लेकिन वहीं फाल्को को कोनी पर थोड़ा शक भी होता है और फाल्को साउथ की तरफ जाना चाहता है क्योंकि वहीं पर मार्ले की शिप्स हैं। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।